नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टर्म 1 के सिलेबस पर आधारित लाइव एमसीक्यू टेस्ट को देखेंगे बच्चों। और ये टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक और टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। अगर आपने उस टेस्ट को नहीं देखा था तो उस टेस्ट का वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे जितना भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आवाज सही जा रहा है आप सभी को? चलिए, आवाज सही जा रहा है तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों में। एक बार दोस्तों में शेयर कर दे तो सभी को पता चल जाएगा कि यार लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। और आज कम से कम आपका 150 लाइक का टारगेट है बच्चों। कम से कम 150 लाइक आप लोग करवाइएगा और 150 से प्लस लोगों को आज जोड़िएगा, ठीक है ना। जितना अधिक लोगों को आप लोग जोड़िएगा उतना ही अधिक मोटिवेट हम होंगे और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेकर के आएंगे। और जितना भी प्रश्न मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है मार्शल ने, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्सन ने, तीसरा ऑप्शन है जे.एम. किन्स ने और चौथा ऑप्शन है एडम स्मिथ ने। चलिए आंसर कीजिए इसका सभी लोग और ईमानदारी से आंसर कीजिएगा भाई। किसी का डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, कुछ कुछ आंसर। चलिए सही आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए मार्शल हो जाएगा। मार्शल ने ही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखा था। क्लियर है आप लोग यहां तक? और एडम स्मिथ जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था प्यारे बच्चों? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या? वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। देखिए आपका वेल्थ ऑफ नेशन छोटा पार्ट मतलब छोटा है, ठीक है ना, छोटा शॉर्ट में लिखा बोला जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इतना लंबा कहीं दिख जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना है, अरे ये कौन सा बुक का नाम आ गया, हम जानते ही नहीं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। और सिर्फ शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक। तो ये दोनों पुस्तक एक ही है और दोनों एक ही है, मतलब एडम स्मिथ ने ये पुस्तक लिखा है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। पहला ऑप्शन है बाएं से दाएं, दूसरा ऑप्शन है दाएं से बाएं, तीसरा ऑप्शन है सीधी रेखा में, चौथा ऑप्शन है नीचे से ऊपर। आप लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बाएं से दाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है ना प्यारे बच्चों। ज्यादा अच्छा बना दिए क्या? इस प्रकार का। क्या? इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है। तो कैसे आ रहा है? बाएं से दाएं आ रहा है ना, ये आपका बावां हो गया, इधर आपका दाहिना हो गया, ठीक है ना। इधर लेफ्ट हो गया, इधर आपका राइट हो गया। तो किधर से? लेफ्ट से राइट या ढाल गिरती है। देखिए ये ढाल गिर रही है ना, लेफ्ट से राइट। क्लियर है? उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है औसत लागत, दूसरा ऑप्शन है लेखांकन लागत, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक लागत, चौथा ऑप्शन है मौद्रिक लागत। कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आर्थिक लागत, ठीक है ना। या और एक इसका नाम क्या हो जाता है? और एक वैकल्पिक नाम इसका क्या है? हस्तांतरण लागत। क्या है? हस्तांतरण लागत, ठीक है ना। अगर हस्तांतरण लागत रहे तो मौद्रिक सॉरी आपका आर्थिक लागत रहे, दोनों ही आपका अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए
दूसरा चौथा प्रश्न आपका है बच्चों, गोसेन का दूसरा नियम क्या है? पहला ऑप्शन है पूर्ति के नियम को गोसेन का दूसरा नियम है। दूसरा ऑप्शन है आपका बी नंबर में सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर में आपका सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। चौथा ऑप्शन आपका है मांग का नियम। तो गोसेन का दूसरा नियम क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए कुछ बच्चों का सही जवाब आ रहा है बी सी कंफ्यूजन में है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको गोसेन का पहला नियम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, गोसेन का पहला नियम क्या है, तब होगा सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, ठीक है ना। क्या होगा, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम होगा। अगर आपसे गोसेन का दूसरा नियम पूछा जाए तब क्या होगा, सम सीमांत उपयोगिता का नियम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, कोई भी परीक्षा में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका दूसरा नियम आए, ठीक है ना, पहला नियम भी आपका आ सकता है। पांचवा प्रश्न है सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है, मांग वक्र कैसा होता है, सब बताएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन है शून्य और चौथा ऑप्शन आपका है तीनों। तो ये सी और डी तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए दो ही ऑप्शन में आप लोग आंसर कीजिए, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, भाई बोलिए, चलिए बताइए। देखिए सामान्य मांग वक्र का ढाल किस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होता है। कैसे होता है, इस तरह से होता है ना आपका मांग वक्र का ढाल। तो देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ऋणात्मक ढाल है, ठीक है ना, क्या है, ऋणात्मक ढाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर से नीचे गिरता है। देखिए उसके बाद 6 नंबर का आपका प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है लियोनल रॉबिन्सन, दूसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, चौथा ऑप्शन है वालरस। कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया था कि उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है ना। और इन्होंने उपयोगिता की क्या मात्रक दिया था, यूटिल्स, क्या दिया था, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपयोगिता की मात्रक क्या है, तो क्या है, यूटिल्स है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 7वां आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपयोग करता है, 4 गोलगप्पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, 4 गोल और 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, मतलब 4 गोलगप्पे खाता है। उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से, यानी कि प्रत्येक, मतलब पहला गोलगप्पा से 15 यूनिट हुआ यूटिल्स का, उसको लाभ हुआ, ये मतलब उपयोगिता मिला। दूसरा से उसको 12 यूटिल्स का उपयोगिता मिला, तीसरा से 10 यूटिल्स का मिला, और चौथा से आपको कितना मिला, 8 यूटिल्स का उपयोगिता मिला। तो उसे 4 गोलगप्पे से उपभोग से कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। यहां पे देखिए यूटिल्स में मापा जा रहा है, उपयोगिता को मापा जा रहा है ना, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उपयोगिता को किस में मापा जाता है, तो यूटिल्स में मापा जाता है, ठीक है ना। कमेंट करेंगे। चलिए बहुत सारे अच्छे आंसर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे बी होगा भाई, यहाँ सी दिख रहा है ना, ये आपका 45 यूटिल्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं यार, सभी को जोड़ दो, फर्स्ट से 15 हुआ, फिर दूसरा से 12 हुआ, कितना हो गया 27, 27 10 37 और 8 45 हुआ ना, सभी मिला करके, तो कुल पूछ रहा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता की आय, और चौथा ऑप्शन है साधनों की कीमत। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करता है, मतलब मांग को घटाता नहीं है और ना ही बढ़ाता है, ठीक है ना। कौन से कारक है, वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, साधनों की कीमत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सारे बच्चों का सही आ रहा है और कुछ बच्चों का गलत जवाब आ रहा है भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधनों की कीमत। आप समझिए कि कैसे हुआ,
देखिए वस्तु की कीमत कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था मांग का नियम। क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु की अगर दाम कीमत में वृद्धि की जाती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है, तो प्रभावित तो कर रहा है ना। और कीमत क्या होती है, कीमत अगर बढ़ रही तो मांग घट जाती है, और मांग और कीमत घट जाती है तो क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। मतलब कोई भी वस्तु की वस्तु महंगा होता है तो उसकी क्या होती है, मांग घट जाती है, सस्ता होता है तो मांग ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत किस प्रकार से प्रभावित करता है। मान के चलते हैं आप क्या चीज का, चाय का यूज करते हैं, ठीक है ना, चाय पीते हैं और एक पीते हैं कॉफी। छोड़िए एग्जाम्पल नहीं अच्छा सुटेबल नहीं होगा, ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेन है, एक पेन क्या है, लिंक ग्लेसर। दूसरा पेन है आपका, वही पेन है 5 रुपए का, लिंक स्मार्ट है, ठीक ना, क्या है, लिंक स्मार्ट है, लिंक ग्लेसर और लिंक स्मार्ट, ठीक है, दो पेन है, दोनों आपका 5-5 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। और इसका क्या हुआ, आप पहले यूज कर रहे थे लिंक ग्लेसर का, और क्या हो गया भाई, इसका दाम घट गया, स्मार्ट का दाम घट हो गया। तो दोनों का तो एक ही काम है ना भाई, लिखना, दोनों से लिखते ही नाम लू, ठीक है। तो हम क्यों ये 5 रुपये का पेन यूज करेंगे, तो क्या होगा, ये मांग को, ये ग्लेसर की मांग को प्रभावित कर रहा है ना, वस्तु की मांग को प्रभावित कर रहा है। ये पेन 4 रुपये वाला लोग ज्यादा खरीदेगा कि 5 रुपये वाला, 4 रुपये वाला, जाहिर है 4 रुपये वाले लोग ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना। तो इसकी मांग बढ़ गई और इसकी मांग घट गई। तो इससे कैसे, इससे संबंधित वस्तु ये है ना, लिंक स्मार्ट इससे संबंधित वस्तु है प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ, इससे ये मांग को प्रभावित किया। उसके बाद देखिए उपभोक्ता की आय, आप लोग भी समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का क्या, किसी व्यक्ति की आय अच्छी खासी है, कोई व्यक्ति अगर अमीर है, 50-60 हजार रुपया महीना कमा रहा है, तो वो तो बढ़िया बढ़िया वस्तु का मतलब वस्तु की मांग करेगा, वस्तु की सस्ता वस्तु की मांग नहीं करेगा, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड माल मांग करेगा, ठीक है। और जिसकी आय कम है वो क्या करेगा, वो सस्ता वस्तु का मांग करेगा। तो ये क्या हो रहा है, मांग को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर है। तो ये ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर किसी उपभोक्ता की आय अभी सही चल रही है, 50,000 रुपया महीना चल रहा है, ठीक है ना, 50,000 महीना चल रहा है बच्चों, और क्या होगी, वो अभी किसी वस्तु की 10 यूनिट का उपभोग कर रहा था, 10 यूनिट का उपभोग कर रहा था, ठीक है ना। और आगे चल के क्या हुआ, उसकी आय में कमी हो गई, कितना हो गया, 40,000 हो गया, ठीक है ना, 40,000 हो गया। 40,000 में वो क्या करेगा, कम हो गया, तो वो उपभोक्ता क्या करेगा, वो खाना पीना भी तो मतलब जो पहले उपभोग ज्यादा करता था वो क्या करेगा, उपभोग तो कम कर देगा, क्योंकि इनका इनकम भी कम हो गया है। उसके बाद है चौथा ऑप्शन, साधनों की कीमतें। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वस्तु की कीमत तो मांग को प्रभावित करता है, आपका ये भी संबंधित वस्तु भी, ये भी आपका मांग की प्रभावित करता है। उसके बाद उपभोक्ता की आय, ये भी आपका प्रभावित करता है। तो ऑटोमेटिक आपका साधनों की कीमतें इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साधनों की कीमतें क्या करती है, मांग को प्रभावित नहीं करता है, क्लियर है। उसके बाद देखिए 9 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, क्या हो गया भाई, चलिए 9 नंबर का देखिए, यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो, तो इन दोनों वस्तुओं की क्या कहा जाएगा, प्रतियोगी वस्तुएं हैं ये दोनों वस्तुएं, या तो पूरक वस्तुएं हैं, या तो असंबंधित वस्तुएं हैं, या तो घटिया वस्तुएं हैं। चलिए आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है और कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतियोगी वस्तुएं हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, दो वस्तु है, पहला वस्तु क्या है X, दूसरा वस्तु क्या है Y। देखिए इसके प्राइस में क्या किया जा रहा है, X के प्राइस में यानी कि दाम में क्या किया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। और Y के मांग में क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक कम हो रहा है, दाम इसका कम हो रहा है, मांग इसका कम हो रहा है, ठीक है ना, मांग Y का कम हो जा रहा है, मतलब X का दाम कम कर दिया जा रहा है, Y का खरीदारी अपने आप कम हो जा रहा है। तो किस प्रकार से होगी, ये क्या है, प्रतियोगी वस्तु होगा। एक एग्जांपल से आप लोग समझिए, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आपके घर गांव में कोई दो दुकान होगा, जहां पे अगर कोई दोनों दुकान में पहले बराबर रेट रहता है, तो बराबर रेट रहता है प्यारे बच्चों, जिस दुकान में आपको दाम कम कर देगा, दाम कम लगा देता है आपको, वही दुकान में आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं। और जिस दुकान में आपको पहले बराबर रेट में मिलता था, जहां पे पहले आपको, वहां पे क्या कर देते हैं आप लोग, ऑटोमेटिक वहां से सामान खरीदना कम कर देते हैं। तो क्या है, वो दोनों में कंपटीशन चलता है तब ना, तो कंपेटिटिव दुकान रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों वस्तुएं क्या है, प्रतियोगी वस्तुएं हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल और से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे ब्रिटानिया बिस्कुट है 5 रुपए में मिलता है, और एक पार्ले जी बिस्कुट है 5 रुपए में। अगर आपका पार्ले जी बिस्कुट दोनों क्या है, ये सब प्रतियोगी वस्तु है कि नहीं, प्रतियोगी वस्तु है, क्या होती है और पूरक वस्तु क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूं।
सेट 1 में, मतलब टेस्ट 1 में, ठीक है ना। और पहले भी कई बार मैंने आपको बताया हुआ है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर में, वहां से आप लोग देख लीजिए। तो दोनों क्या है, प्रतियोगी वस्तु है बच्चों। इस प्रतियोगी वस्तु में मान के चलते हैं ब्रिटानिया बिस्कुट का दाम क्या हुआ आपका, पार्ले जी और ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया का आपका दोनों का 5-5 रुपया है, प्रतियोगी वस्तु है तभी ना, प्रतियोगी वस्तु है। ब्रिटानिया का मान के चलते हैं दाम क्या किया, कम कर दिया, 4 रुपये कर दिया। तो क्या होगा, इसका दाम करने से क्या होगा, पार्ले जी को खरीदेगा क्या, नहीं, ऑटोमेटिक इसका वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा किस में हो रहा है, प्रतियोगी वस्तु में ही तो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतियोगी वस्तु, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% कमी कर दिया जाए, प्राइस में क्या हो रहा है, 5% की प्राइस कितना चेंज हो रहा है, 5%, ठीक है ना, 5% क्या कर दिया जा रहा है, कमी कर दिया जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और उसकी मांग की मात्रा में 8% वृद्धि कर दिया जाता है। डिमांड में कितना वृद्धि हो रहा है प्यारे बच्चों, आपका 8%, कितना, 8% वृद्धि कर दिया जा रहा है। तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, चलिए कमेंट करेंगे इसका, ज्यादा नहीं, इसमें 3 मिनट आपको मैं दे देता हूं, कमेंट करेंगे। यहां पे पहले आपको पता होना चाहिए कि मांग की लोच बराबर क्या होता है, मांग की कीमत लोच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। देखिएगा क्या होता है, बताइए बताइए। ये आंसर आ रहा है भाई, ये आंसर आ रहा है 8×5=40, सी भी आ रहा है ना चलिए पहले आप लोग समझिए कि मांग की लोच बराबर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, ईडी बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन बच्चों। तो देखिए आप लोग ये समझिए, मांग में यहां पे कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, 8% का। देखिए 5% का तो आपका कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो देखिए 5% ऊपर में क्या था, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, 8% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, कम भी हो सकता है तो अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 8% का वृद्धि हो रहा है, यहां पे 8 लिख दिया, ठीक है, सॉरी यहां पे 8 लिखेंगे, ऊपर में मांग 8 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या बताया था, नीचे क्या था, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, तो मूल्य में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, 5% का। इसको आप लोग काटिएगा तो कितना आएगा, 1.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एकाधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध पाया जाता है, यानी कि कीमत बराबर सीमांत लागत होता है, तो कीमत माइनस सीमांत लागत बराबर 0 होता है, कीमत आपका सीमांत लागत से बड़ा होता है, कीमत आपका सीमांत लागत से छोटा होता है। चलिए आंसर कीजिएगा, कुछ बच्चों का सही आ रहा है, चलिए चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सी आंसर आ रहा है, अच्छा खासा बच्चों का सही जवाब आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है, एकाधिकार में वस्तु की कीमत जो होती है प्यारे बच्चों, वो सीमांत लागत से ज्यादा होता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने इसे मॉडल पेपर से लिया है क्योंकि 3-4 सेट मॉडल पेपर में आपका यही क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है, एक बाजार है, मान के चलते ये बाजार है गिरिडीह बाजार, इसमें 2 ही व्यक्ति है, 2 ही लोग उपभोग करने वाले हैं, 2 ही लोग सामान खरीदने वाले हैं, 2 ही कंज्यूमर है, ठीक है ना, कितना कंज्यूमर है, 2 ही कंज्यूमर। और देखिए ठीक है ना, तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका से दर्शाया गया है, ठीक है ना, उसका प्राइस यहां पे दिया हुआ है, जब प्राइस 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, 7 रहता है, और उसकी डिमांड क्या क्या होता है, यहाँ पे पहली उपभोक्ता का डिमांड क्या होता है, दूसरी उपभोक्ता का डिमांड क्या होता है। सो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है पहली उपभोक्ता का डिमांड मांग और यह है दूसरी उपभोक्ता का मांग। तो इसमें पूछा जा रहा है बच्चों कि वस्तु की कीमत 4, वस्तु कीमत यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पर बाजार मांग की मात्रा क्या होगी, कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है आपका 96, कमेंट करेंगे। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, सबका अलग अलग। पहले आप लोग समझिए कि बाजार की मांग किसे कहते हैं, बाजार मांग किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा जो मांग की जाती है, ठीक है ना, पैसा भी होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए, ठीक है, इच्छा और मांग अलग अलग है, ठीक है। पैसा, ये मांग के लिए इच्छा होना चाहिए, इच्छा के लिए मांग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए
क्या होती है? बाजार मांग। बाजार मांग का मतलब होता है सभी उपभोक्ताओं के द्वारा जो मांग की जाती है उसी को क्या किया जाता है, कहा जाता है? बाजार मांग किया जाता है। तो यहाँ पे कितना उपभोक्ता है? सभी उपभोक्ता मतलब कुल उपभोक्ता। तो कुल उपभोक्ता कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। तो देखिए 4 कीमत पर दोनों उपभोक्ताओं के द्वारा कितना मांग किया जा रहा है? 6 और 16। तो दोनों को जोड़ देंगे, कुल मतलब क्या होगा? योग। तो योग दोनों क्या हो गया? 6 + 16 कितना हो जाएगा? 22। तो बाजार मांग कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ पे अगर आपसे कीमत 7 पर पूछता तो क्या हो जाता? 13 हो जाता। कीमत 2 पर पूछता तो 28 हो जाता। कीमत 1 पर पूछता तो 9 और 24 कितना हो गया? 33 हो जाता। ठीक है ना? बहुत आसान प्रश्न था। इसी तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। उसके बाद देखिए कौन सी फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है? पहला ऑप्शन है पूर्णतः प्रतियोगी फर्म, दूसरा ऑप्शन है आपका एकाधिकारी फर्म है, तीसरा ऑप्शन है एकाधिरात्मक फर्म है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है? चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है पूर्णतः प्रतियोगी फर्म, पूर्णतः प्रतियोगी फर्म। ये ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? पूर्णतः प्रतियोगी फर्म, पूर्णतः प्रतियोगी कंपनी, बाजार, ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? कीमत ग्रहण करने वाली होती है। उसके बाद देखिए उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीन वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उदासीन वक्र का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, जे.आर. हिक्स ने, लियोनल रॉबिन्सन ने। कमेंट करेंगे। सभी का अलग अलग आंसर है, कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जे.आर. हिक्स ने। जे.आर. हिक्स ने क्या था? उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने के लिए, समझाने के लिए उदासीन वक्र का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी? शून्य हो जाएगी, कम होगी, तीव्र गति से बढ़ेगी और बढ़ेगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। ये आपका क्या है? प्रतियोगी वस्तुएं बच्चों। एक का मांग अगर बढ़ा तो दूसरा, एक का कीमत अगर कम बेसी हुआ तो दूसरा पर उसका मांग पर इफेक्ट पड़ जाता है। प्रतियोगी वस्तु है यहाँ पे, अभी समझाएं आपको। और चरका रसगुल्ला और करका रसगुल्ला में समझाए थे आपका पिछला सेट में। ठीक है ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसगुल्ला की यहाँ पे देखिए रसगुल्ला की कीमत में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? कम हो रहा है। तो रसगुल्ला का क्या होगा? मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा प्यारे बच्चों। तो रसगुल्ला की मांग बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक गुलाब जामुन का मांग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बाजार है, बाजार में कंज्यूम करने वाला, उपभोग करने वाला तो कम बेसी तो नहीं होगा, उतना ही रहेगा बाजार में उपभोग करने वाला। ठीक है ना? अगर उतना ही रहेगा मांग आपका, तो मांग तो किसी का कम और किसी का अधिक तो होगा ही ना। ठीक है? तो क्या हो जाएगी? अगर रसगुल्ला की कीमत कम हो रहा है तो मतलब क्या, जो जिसका कीमत कम होगा सस्ता सभी लोग खोजता है, तो सस्ता खोजेगा सभी लोग, तो रसगुल्ला सस्ता हो रहा है तो रसगुल्ला मांग ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, और इसका गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होगी? पहला ऑप्शन है चाय और कॉफी, कार और पेट्रोल, चावल और रोटी, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है कोलगेट और क्लोजअप। क्लियर? देखिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन आपका है वस्तु संयोग, जो यहां पे वस्तु संयोग दिया रहा है वो संयुक्त मांग होगी, यानी कि दोनों का मांग एक साथ होगा, दोनों का मांग एक साथ होगा। कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, कार और पेट्रोल। देखिए बच्चों चाय और कॉफी का एक साथ कोई मांग करेगा क्या? जो चाय पीता है वो कॉफी नहीं पीता है, जो कॉफी पीता है वो चाय नहीं पीता है। ठीक है ना? क्लियर है? मतलब दोनों एक साथ कोई पी सकेगा क्या? नहीं पिएगा। उसके बाद है कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल का मांग होगा बाबू। अगर कार का पेट्रोल क्या करेगा? कारें चलाएगा, पेट्रोल का यूज में किस में आएगा? कार के लिए ही मांग हो सकता है। यहाँ पे कार की जगह मोटरसाइकिल भी रह सकता है। ठीक है ना? तो पेट्रोल दोनों एक क्या है, देखिए दोनों का एक साथ का मांग होता है जब दोनों वस्तुएं पूरक वस्तु होती है, जब दोनों वस्तुएं पूरक वस्तु होती है। ठीक है ना? तभी दोनों का एक साथ मांग होती है। तो कार और पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तु है। उसके बाद चावल रोटी, चावल रोटी एक साथ कोई खाता है कि? एक साथ इसका मांग नहीं होगा, अलग अलग मांग होगा। ठीक है? उसके बाद देखिए ये सब क्या है? चावल और रोटी प्रतियोगी वस्तु है। उसके बाद कोलगेट और कोलोजैप, ये सब दोनों का मांग नहीं होगा। दोनों कोलगेट से कौन धोएगा? एक ही कोलगेट से धोएगा।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिएगा जहां पे पूरक वस्तु है उसी वस्तु का मांग एक साथ होगा, संयुक्त मांग होगा। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक करो, सेशन को एक बार शेयर कर दो, सेशन को एक बार शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। बहुत मेहनत लगता है भाई, और आपको कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो बात को? ना ही आपसे 1 रुपया ले रहा हूं, तो आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाना चाहिए और शेयर करने में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत यानी कि प्राइस और आपका सीमांत लागत क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट में समानता पाई जाती है? कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है एकाधिकार बाजार में, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, तीसरा ऑप्शन है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, चौथा ऑप्शन है द्विअधिकार बाजार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है, कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है। उसके बाद देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है बहुत। एक विक्रेता को 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 रुपये की बिक्री से प्राप्त कुल आगाम की राशि क्या होगी? प्रति इकाई कितना है, टोटल कितना है, 60 इकाई यानी कि 60 पीस है, और एक पीस का दाम कितना है, 5 रुपया। तो उसे टोटल इनकम कितना होगा? 65 रुपया का होगा, 12 रुपया का होगा, 300 रुपया का होगा, 55 रुपया होगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब सी सी आ रहा है, 300 रुपया होगा। अरे एक का दाम, एक पीस कलम का दाम 5 रुपया है और एक पीस कलम का दाम 5 रुपया है बच्चों, तो 60 पीस कलम का दाम कितना होगा, 300 रुपया होगा ना। 300 रुपये का इनकम हो जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए उत्पादन कर में वृद्धि से वस्तु की पूर्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे ना? पहला ऑप्शन है स्थिरता होगी, मतलब स्थिर रहेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कमी हो जाएगी वस्तु की पूर्ति में। उसके बाद देखिए वृद्धि हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कमेंट करेंगे। अगर उत्पादन कर जो आपका है टैक्स को, उत्पादन टैक्स को अगर बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगी, पूर्ति में पूर्ति बढ़ जाएगी, पूर्ति घट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्या होगी, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगी, आ तो घट जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगी, स्थिर रहेगा और परिवर्तन, ये और ऑप्शन सी डी आपका एक ही है, समझ रहे ना? तो ये आंसर होगा ही नहीं, सी और डी आंसर ही होगा आपका। बताइए सी और डी में, सी बी और सी में क्या आंसर होगा? समझिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, पहले समझिए आप लोग। देखिए कोई वस्तु है, किसी की मान के चलते कोई फैक्ट्री है जो कलम का उत्पादन करता है, कलम का उत्पादन कितना पड़ता है, दाम 3 रुपया उत्पादन कोस्ट लागत कितना पड़ता है, उत्पादन लागत 3 रुपया पड़ता है। उसके बाद बाजार में देखिए क्या होता है, बाजार में उतारने के लिए क्या करता है, 1 रुपये वो क्या करता है, कुछ तो फायदा लेगा भाई, उत्पादन करता है तो 1 रुपये वो क्या करता है, फायदा लेता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी सामान अगर आप बाजार में बेचिएगा तो उससे क्या होगी, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आपने जो उतारा है उत्पादन क्या है प्यारे बच्चों, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मान के चलते 1 रुपये का टैक्स होता है, और तब जाकर के कलम का मूल्य कितना होता है, 5 रुपया। अगर टैक्स नहीं लगता बच्चों तो कलम का मूल्य 4 रुपया होता है। तो ये जो 1 रुपया टैक्स लग रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहा है, उत्पादन कर को वो टैक्स को बढ़ा दे रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है ना, हाँ बढ़ा दे रहा है, बढ़ा करके मान के चलते हैं 0.5 रुपया बढ़ा देता है और इसे कितना कर देता है, 1.5 रुपया। ठीक है ना, तो कलम का दाम भी क्या होगा, 0.5 रुपया बढ़ जाएगा और 5.5 रुपया कलम का दाम हो जाएगा। अगर 5.5 रुपया दाम हो जाएगा यानी कि किसी वस्तु की दाम बढ़ रही है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, किसी वस्तु की दाम बढ़ रही है, तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी वस्तु की दाम बढ़ेगी तो क्या होगा, पूर्ति में कमी हो जाएगा। क्या होगा, कमी हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए ये मतलब आप लोग यहां पे थोड़ा कंडीशन दूसरा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्ति के नियम में कि अगर किसी वस्तु की क्या होती है, दाम बढ़ जाती है तो पूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको मांग छोड़िए, पूर्ति के नियम से, पूर्ति की तरफ से मत समझिए, आप लोग मांग के नियम से समझिए। क्या हो रही, किसी वस्तु की दाम बढ़ती तो क्या होती, उसकी मांग घट जाती। तो यहाँ पे कलम का दाम बढ़ रहा है, 5 रुपए से 5.5 रुपया हो रहा है, तो वस्तु की मांग कम हो जाएगा। और किसी वस्तु की मांग कम हो रहा है तो बाजार में पूर्ति तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ना। मांग कम हो रहा है तो बाजार में पूर्ति तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हम मांग ही नहीं करेंगे तो बाजार में बेचने वाला कहां से, बेचने वाला कहां की करेगा, ढेर करेगा कि नहीं करेगा, ढेर
वो उत्पादन भी कम ही करेगा, तो पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका है, वीडियो लंबा हो गया क्या आज का। देखिए यदि एक बाजार में यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी। फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना दुकान ज्यादा बढ़ेगा, किसान लोग जितना दुकान बढ़ेगा उतना ही वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी प्यारे बच्चों। किसान लोग क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। ज्यादा दुकान है तो ज्यादा चाहिए ना, तो क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो 20 में से कितना सही हुआ आप लोग यहां पे बताएंगे, 20 में से कितना आप लोगों ने सही किया। चलिए 19, 18, 17, चलिए ईमानदारी से बताइएगा 20 में कितना सही किया आप लोगों ने। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अब वीडियो खत्म हो गया है, सेशन खत्म हो गया है, तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि सभी को पता चले। ठीक है, जेलसी नहीं यार कि वो पढ़ लेगा तो मेरे दोस्त का ज्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है, हम समझते हैं कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरा भी फायदा देखो थोड़ा। ठीक है, जेलसी नहीं किया है, वो हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ लेगा तो उसका ज्यादा नंबर आ जाएगा। नहीं, सभी को बताओ, इस तरह से करेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, सभी को नंबर मिलेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको मिलेगा। ठीक है ना, बराबर पे रह के कंपटीशन करो, बराबर पे। हम यहाँ, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो उसको भी यहाँ पे पढ़ो, उसके बाद देखो कौन ज्यादा टॉप करता है, कौन क्या करता है। ठीक है ना, चलिए सेशन को एक बार लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल क्या चीज का टेस्ट होगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या तो ज्योग्राफी या तो पॉलिटिकल साइंस, आपको मैं बता दूंगा। कल टेस्ट रखें कि नहीं रखें। चलिए ठीक है, देखते हैं रखना है कि नहीं रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।